नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप कुमार सिंह सर। और संदीप जी को-फाउंडर हैं प्रारब्ध के, उसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है। ऑफ एंड ऑन हम लोगों के साथ पहले भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच गायत्री जी। आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। जी। मैं और संदीप जी जब पहली बार मिले तो इनके मुँह से एक टर्म निकला था ब्रिटिश ब्राउनीज़। तो मैं इनसे डिस्कस करने लगी कि आफ्टर ऑल ये टर्म होता क्या है? और फिर वहाँ से एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स या चेन ऑफ क्रोनोलॉजी मैं बोलूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल कर आया जिसके बारे में हमें लगा कि हमें बात करनी चाहिए। संदीप जी जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनके साथ में बहुत सारे इंडियंस ने काम किया था उनको सस्टेन और सर्वाइव करने के लिए, है ना? तो उन लोगों का क्या हुआ जिन्हों की बदौलत अ, मैं ये कहूँगी ब्रिटिश राज फला-फूला और भारतीयों पर ही राज किया? जी। मैम, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जब ब्रिटिशर 1947 में छोड़ के जा रहे थे किसी भी रीज़न से, देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज़। सबसे पहली थ्योरी जो हमको पढ़ाई गई वो रोमिला थापर नाम के एक हिस्टोरियन और इरफान हबीब, इन लोग टाइप के हिस्टोरियंस के माध्यम से इनकी भी कहानी बताऊँगा कौन लोग थे। तो उनको बताया गया कि गांधी जी और नेहरू जी के स्वतंत्रता संग्राम के वजह से जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से, जो कि 1942 में होता है और ब्रिटिशर छोड़ के जाते हैं 1947 में। रॉयल म्यूटिनी ऑफ मुंबई 1946 का कोई जिक्र नहीं करता। कोई अंबेडकर जी का जिक्र नहीं करता कि 1952-53 में वो कह रहे थे कि ओनली बिकॉज ऑफ रॉयल म्यूटिनी ऑफ मुंबई ब्रिटिशर्स भागे। यहाँ तक कि ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था उस समय, एटली, सॉरी, ब्रिटिश उसमें जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वो भारत में आए थे 1953-55 में। और कोलकाता हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब थे, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। वो बकायदा इंटरव्यू आज की डेट में यूट्यूब पे मौजूद है। तो उन जस्टिस साहब ने पूछा कि व्हाट वाज द रोल ऑफ गांधी इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। दैट पर्सन सेड मिनिमल। और फिर उनसे पूछा गया कि आप क्यों छोड़ के गए, तो बोले कि हमारी रॉयल नेवी में म्यूटिनी हो गई थी। अब हमको लग गया था कि हम आर्मी जिसके दम पर हम पूरा इंडिया संभाल रहे हैं, हम अब उस आर्मी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। दैट वाज द रीजन। मैं ये कंटेक्स्ट क्यों बता रहा हूँ, जब जा रहे थे ब्रिटिशर्स तो कुछ हैंडफुल लैक ब्रिटिशर्स ही थे जो भारत की उस वक्त की 33 करोड़ पॉपुलेशन पे रूल कर रहे थे। मतलब भारत का मैक्सिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम यहाँ से जो पैसा पैदा हो रहा था, भारत का जो बाजार था, उस पर कब्जा करके वो ब्रिटिशर्स जा रहे थे। ब्रिटिश कंपनीज जो थी वो भारत के मार्केट से, आज भी वो ब्रिटिश कंपनीज वो आज भी हैं। यूनिलीवर जो हमारे पूरे भारत के एफएमसीजी पे कब्जा करके बैठी है, उसको आजकल हिंदुस्तान यूनिलीवर बोल दिया जाता है, उसकी ओनरशिप सदैव ब्रिटिश के पास ही रही है। खैर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल फिर यूएस कंपनी है, इस तरीके नेस्ले वेस्ले सब यूएस कंपनी। पॉइंट इज कि फिर इन ब्रिटिशर्स की मदद कौन कर रहा था भारत को लूटने में? तो देयर वर अ लॉट ऑफ हिंदू पीपल, मुस्लिम पीपल, जो कि ब्रिटिशर्स के साथ दे रहे थे भारत को लूटने में। और उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी था। एक सेटअप था आईसीएस, जो ब्रिटिशर्स ने पहले बनाया था। उसको इंडियन इंपीरियल सर्विस बोलते थे वो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो भाई नेहरू जी ने स्वतंत्रता हासिल की तो इसलिए की ना कि ब्रिटिश तंत्र से हमें छुटकारा चाहिए, ब्रिटिश अंग्रेजों का जो तंत्र है। पर नेहरू की एक किताब है बड़ी इंटरेस्टिंग, द हिमालयन ब्लंडर्स ऑफ नेहरू। खैर वो कंटेक्स्ट उसका दूसरा है, जम्मू कश्मीर में नेहरू की गलतियों पर है। पर हिमालयन ब्लंडर्स ऑफ नेहरू में एक ये भी ऐड किया जा सकता है कि जो पूरी ब्रिटिश व्यवस्था थी, जुडिशरी की, सिविल सर्विसेज की, वो एज इट इज, नेहरू ने एज इट इज उन्हीं लोगों को, अपनी कैबिनेट सेक्रेटरी, अपना आईएएस ऑफिसर, अपनी आईसीएस ऑफिसर, आईसीएस को बस नाम बदल दिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दैट्स इट। वही लोग जो ब्रिटिशर्स की कल मदद कर रहे थे भारतीयों पर रूल करने में, उन सारे लोगों पर केस चलना चाहिए था, उन सारे लोगों को दंड देना चाहिए था, उन सारे लोगों पर पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत सारे देशों में ये हुआ है कि एग्जैक्टली उनके अपने कौन से लोग थे जो बाहरी ताकतों का साथ दे रहे थे। भाई आज भी अगर कोई भारतीय अगर पाकिस्तान का साथ देगा, अमेरिका का, या आपके दुश्मन चीन का साथ देगा, तो आप उसको गद्दार बोलोगे ना। तो जो ब्रिटिशर का साथ दे रहे थे
उन गद्दारों को नेहरू ने अपनी कैबिनेट में रखा, न सिर्फ कैबिनेट में रखा, उनको रिटायरमेंट के बाद बेहतरीन गवर्नर बनाया, उनको दिल्ली में प्लम पोस्टिंग्स दी, उनके बिजनेस इंटरेस्ट थे। कई लोग तो ऐसे थे जो रिटायरमेंट के बाद यूके और लंदन जाके वापस बस गए और वहां पे जाके अपनी चैन से जिंदगी जी, उन्होंने वहां जाके मरे आराम से। तो दे वर सर्विंग द ब्रिटिश इंटरेस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप वो पीपीटी दिखाएंगे मैम, तो मैं एक पर्टिकुलरली वर्ड उसमें एक लाइन दिखाना चाहूंगा कि ब्रिटिशर्स जब एक पहले वो क्या करते थे कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को आईसीएस बनाते थे, फिर वो पूरा का पूरा इम्तिहान सिर्फ और सिर्फ लंदन में लेते थे। तो आप सोचिए उस समय का कौन सा भारतीय ऐसा था जो लंदन जाके एग्जाम दे के वहां रह के पढ़ के एग्जाम दे के फिर निकालेगा। तो वो सारे रईस लोग थे। यहाँ तक कि जैसे महर्षि अरविंद थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन सब ने आईसीएस निकाला था, बाद में छोड़ दिया था। खुद अच्छे परिवारों से आते थे, इसलिए वहां जाके इन लोगों ने इस प्रकार के एग्जाम दिए थे। पर बहुत सारे थे जिन लोगों ने नहीं छोड़ा था। दे वर हैप्पी टू सर्व द ब्रिटिश। आप आईसीएस छोड़ने वाले रिवॉल्यूशनरीज हुए, बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हमारे भारत के, महर्षि अरविंद, सुभाष चंद्र बोस जी और भी बहुत सारे लोग। पर जिन लोगों ने नहीं छोड़ा वो तो ब्रिटिशर्स के स्लेव रहे होंगे। आप देखिए क्या लिखा है, द ब्रिटिश वर वेरी केयरफुल अबाउट हु वर अलाउड टू एंटर द आईसीएस एंड फिलिप मैसन, वन ऑफ द prominent persons who were instrumental in forming this entire process called ICS, he described the process as picked men, picked from picked men, कि अद्भुत स्लेव चाहिए हमको, स्लेवों का भी स्लेव चाहिए, गुलामों का भी गुलाम जो अपने आप को पूरी तरह ब्रिटिश इंटरेस्ट के प्रति सरेंडर कर दे, हमको वैसा चाहिए कि चुने हुए लोगों में से भी कुछ जो बहुत खास चुने हो। अब इसकी अभी हम आज इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इनके पोते पर पोते आज की डेट में भारत में बहुत प्लम, मोदी जी के आने से पहले दे वर रनिंग द कंट्रीज, भारत को चलाने वालों में से वो थे, बहुत प्रोमिनेंट वॉइसेस हैं, बहुत सारे हैं। आज मैं कुछ छांट के लाया हूँ निकाल के, पर बहुत सारे हैं। अभी मैं इस आदमी से शुरू करूंगा, ये क्योंकि थोड़ा सा नोन चेहरा है और बड़ा अभी रीसेंट आदमी है। ये अभी भी बहुत दुखी रहता है, बहुत परेशान रहता है। वायर पे इनके वीडियोस आते रहते हैं, वायर चैनल, वो भी एस और वरदराजन चला रहा है, अभी अमेरिकन तो सिटीजन है। और ज्यादा दुखी हो गए होंगे क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी जीत कर आ गए हैं, तो अभी तो अरे ये लोग रो रहे हैं, ये लेफ्टिस्ट लिबरल्स वगैरह हैं, ये मतलब नेक्स्ट लेवल हैं। ये कौन है? ये करण थापर है। ये भारत की मीडिया का प्रोमिनेंट वॉइस हुआ करता था, एनडीटीवी, मतलब ये क्रीम डाला क्रीम वाले थे, कि ये बरखा दत्त के भी ऊपर वाले थे, ठीक है, पत्रकारों के बहुत बड़े वाले पत्रकार। बेटा किसका है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल प्राणनाथ थापर। जनरल प्राणनाथ थापर जी जो है, उनके साथ एक कहानी की 1962 की वॉर में भाग गए थे छोड़ के। जी, उनकी उनकी भी एक कहानी है। जनरल प्राणनाथ छोड़कर भाग गए थे। छोड़ के भाग गए थे 1962 में। वो रनअवे था, ही वाज अ रनअवे चीफ ऑफ, मतलब वो जो जिस पोजीशन पे थे वो आर्मी में छोड़ के भाग गए थे, बट कोर्ट मार्शल नहीं किया था। जनरल प्राणनाथ थापर कौन साहब थे? मैम आपको याद होगा 1911 में, 11 और 12 में, एक्चुअली 12 में कोलकाता से शिफ्ट किया गया था राजधानी, इनकी राजधानी को, चूंकि इनका बंगाल विभाजन का प्लान फेल हो गया था, तो बंगाल में ब्रिटिशर्स को 1912 थोड़ी, कलकत्ता से 12 में, दिल्ली शिफ्ट किया गया था। हाँ, हाँ, कलकत्ता तो से दिल्ली दिल्ली में शिफ्ट। शिफ्टिंग का जो था, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट सेरेमनी थी, ठीक है। उसमें दिल्ली दरबार सजाया गया था, जो आज की लुटियंस दिल्ली बनी है ये उस समय की थी। तो इंडिया गेट बनाया गया था, और गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था बॉम्बे में, उस किंग पंचम को रिसीव करने के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया गेट, सॉरी। और जो ये राष्ट्रगान है हमारा, जनगण मन अधिनायक जय है, ये उसके सम्मान में लिखा गया था, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था। तो उस दिल्ली दरबार में भारत इंडियंस, ब्राउन इंडियंस, एक्चुअल इंडियंस में से बहुत सिलेक्टेड लोग थे, जिनको उस दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज, जो भी आया था वहां पे, पंचम था, किंग जॉर्ज फिफ्थ ही था शायद, उसके सामने प्रस्तुत किया गया था। उसमें से एक आदमी कुंज बिहारी थापर था, जिनको दीवान बहादुर का सम्मान उस सेरेमनी में दिया गया। वो जनरल प्राणनाथ थापर के पिताजी थे। ये लोग जो हैं, ये तब से ब्रिटिशर्स के वो हैं कि अपने आप को कि बाहरी ताकतों के सामने सरेंडर कर दो, तुम्हारी जिंदगी बहुत मस्त कटेगी।
आप सोचिए 3 पीढ़ियां आराम से चैन से इन्होंने भारत के प्रोमिनेंट स्पेस को कवर किया है। दीवान बहादुर, मतलब वो उस आदमी का नाम ही दीवान बहादुर हो गया था, राय बहादुर। जो हम लोग देखते थे कि ब्रिटिशर जो जिन लोग को जिन भारतीयों को, जो भारतीय उनके बहुत काम आते थे, उनको ही इस प्रकार के सम्मान दिए जाते थे। तो कुंज बिहारी थापर का जो नाम ही दीवान बहादुर हो गया था बाद में। लड़के ने क्या किया वो तो सब देख रहे हैं, आर्मी का बहुत बड़ी पोजीशन पे गया, मौके पे भाग गया चीन से जब लड़ाई हो रही थी। करण थापर ने क्या किया, करण थापर इज वेरी इनफेमस फॉर अ इंटरव्यू ऑफ हिज विद मोदी जी। कि जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, जब वो गुजरात के सीएम उनका विकास की बात कर रहे थे गुजरात की, तो ये बार बार उनको वही कह रहा था कि माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, 2002 दंगे के लिए माफी मांगो। इस हद तक प्रताड़ित किया इस आदमी ने कि उन्होंने अपना माइक निकाला, बोला हे प्रभु तुम्हारा इंटरव्यू तुमको मुबारक, तुम्हारे बाद में मीडिया को इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि तुम लोग सुनने को नहीं तैयार हो। उसके बाद से ये राजदीप राजदीप के गुरु हैं ये लोग। ये दिल्ली के आज तकलीफ में इसलिए हैं क्योंकि एक्चुअल भारतीय अपनी भारतीय सत्ता में जाके बैठा है, भारत की सत्ता में। वरना दे वर ऑलवेज पीपल इन दिल्ली हु वर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ इधर यूएस, इधर यूके और चाइना। और आज की सारी तकलीफ तो ही इज वन ऑफ देम। आगे एक बहुत बड़े एक और भाई साहब हैं, उनकी बात कर लेते हैं, धर्मावीरा जी। ओ मैम, मेरा ना बड़ा ये बात मुझे कहाँ से पता चली, हु इज दिल्ली में एक धर्मवीरा? अस्पताल, इनके बारे में मैंने नहीं सुना ज्यादा। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद शॉक्ड हो गया था। सर गंगाराम अस्पताल है दिल्ली में, जहाँ पे सोनिया गांधी जी अक्सर पाई जाती हैं जब उनको एक्चुअल बीमारी होती है। बहुत बढ़िया अस्पताल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, आज का नहीं, बहुत पुराना। कहाँ सर से गंगाराम, चैरिटेबल मत, नो 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 नो, चैरिटेबल गलती से मत बोलना। मेरी फैमिली ने वहां खुद जाके इलाज कराया हुआ है, जब तक आप वहां पे नहीं नहीं अच्छा नहीं, खासा फ्री में अमाउंट। इलाज नहीं होता है, फ्री हाँ में सही इलाज नहीं में। होता है हॉस्पिटल का, मैं बता रहा हूँ, इट इज रन बाय अ ट्रस्ट, इसलिए कह रहा हूँ चैरिटेबल, ठीक है। ओके। फ्री में वन ऑफ इलाज द नहीं होता, टॉप अच्छा मोस्ट इलाज। हॉस्पिटल्स। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, वेरी फेमस, इन अच्छा हाँ, इलाज होता इन है, ढंग इंडिया के इन डॉक्टर्स दिल्ली बैठते हैं। हाँ यस, तो वहां पे मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका जो है बाईपास का ऑपरेशन था। तो 5th फ्लोर पे मैं गया, मैंने देखा कि हार्ट सेंटर जो है लिखा था धर्मावीरा हार्ट सेंटर। तो मैंने कहा ठीक है, किसी का नाम होगा। बहुत छोटा सा कमरा था, शायद इतना ही छोटा जितने में मैं बैठा हूँ। उसके बाहर में वो लोगों को खड़े होने के वेटिंग, लिफ्ट है, लिफ्ट के बाहर कमरा है, कमरे के बाहर जो है रिसेप्शन है। उस छोटे से कमरे में एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी इनकी, धर्मावीरा की। मैंने कहा भाई कौन भी इतना बड़ा आदमी है कि इसकी मूर्ति वहां लगा के रखी, नाम से भी है। ये एक्चुअली गंगाराम जी की बेटी के पति भी थे, सर गंगाराम, ब्रिटिशर्स के उन आईसीएस ऑफिसर थे। अब आप इनका वो सुन देखिए, टेक्सटाइल कमिश्नर थे इंडियंस के, इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए 1945 तक, ठीक है। ब्रिटिशर्स के लिए कितना बड़ा काम कर रहे थे ये। टेक्सटाइल जो आप देखते हैं कि पूरा भारत का जो इंडिजिनस जो हैंडमेड टेक्सटाइल्स है उसको बर्बाद किया ब्रिटिशर्स ने। और यहीं से कपास और नील और सब कुछ ले जाके नील की खेती से खेत बर्बाद किए, किसानों को पीट पीट के कपास पैदा कराया। ब्रिटेन जाता था सामान, सारा रॉ मटेरियल वहां से फैक्ट्रीज में बनता था, जिन कपड़ों की स्वराज के नाम पर होली जलाई जाती थी गांधी जी द्वारा या अन्य लोगों द्वारा। ये बंदा इंश्योर करता था कि ब्रिटिश भारत का टेक्सटाइल मार्केट जो एक्चुअल मार्केट है वो रन कर रहा था ये ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। ये वाज द टेक्सटाइल कमिश्नर फॉर इंडिया। कमिश्नर मतलब वही काम ही था पूरा। ही वाज मेकिंग श्योर कि इंडिया का जो टेक्सटाइल मार्केट है इंटरनल भारत का अपना, वो खत्म हो, ब्रिटिश का सामान यहाँ पे डंप हो, वो पूरा पैसा ब्रिटिश को जाए। ही वाज डूइंग दैट। After independence, he worked closely with Jawaharlal Nehru and was joint secretary to the Indian cabinet in 1947. He then became principal private secretary to Jawaharlal Nehru 1950-51, commercial advisor to Indian High Commissioner in London 1951। ठीक है, आगे बढ़िए और कहानी की दिखाते हैं। 54 एम्बेसडर टू ज़ेकोस्लोवाकिया, ठीक है भाई। भारत जब ये वापस आया 1962 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स, हाउसिंग, सोसाइटी, मतलब बकायदा बढ़िया पोस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किए जा रहे हैं। बात यहाँ तक रुकती नहीं है। 63 to 64 चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली जब राज्य नहीं था, नेहरू पहले राज्य था, नेहरू जी ने उसको राज्य से हटा के सेंटर के अंतर्गत ले आए थे, और उसको चलाने के लिए जो आज की डेट में हमारे एलजी साहब हैं,
ये उस समय दिल्ली के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, कैबिनेट सेक्रेटरी इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया, ठीक है। 1946 में इनको न्यू ईयर ऑनर्स भी मिला था, मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ, जस्ट इंडिपेंडेंस 1 साल पहले। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद देखिए मैम, ये मरे कब हैं? ये मरे हैं सन 2000 या 1990s के आसपास, ठीक है। सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, वेस्ट बंगाल 1967, कर्नाटका 1969-72, और 90 मतलब कोई ऐसे पोस्ट नहीं था। और ये अपने मरते दम तक गवर्नर बन के आराम से इनका डेथ हुआ है। कहाँ ये ब्रिटिशर्स के लॉयल सर्वेंट थे, और कहाँ नेहरू ने इंश्योर किया कि इनकी जिंदगी जो है अंत तक, नेहरू इंदिरा इंदिरा के टाइम में भी ये काम कर रहे थे, आप देखिए 1970s में भी काम कर रहे थे, राजीव गांधी के टाइम में काम कर रहे थे, मरते दम तक पूरी फैमिली ने इंश्योर किया कि ये आदमी ढंग से मरे। ब्रिटिशर्स का बहुत लॉयल सर्वेंट नेहरू गांधी फैमिली ने ये किया है भारत के साथ। ओह, ये भाई साहब तो, ये तो बड़े फेमस राइटर ऑथर हैं। इनके पिताजी थे सर शोभा सिंह। खुशवंत सिंह बहुत बड़े राइटर, दिल्ली आधी लुट। इनके पिताजी जो थे सर शोभा सिंह, भगत सिंह के खिलाफ विटनेस था वो आदमी। आधी दिल्ली का मालिक बोलते थे उसको, दिल्ली का क्या कह रहे हैं लुटियंस। आप? तो भगत सिंह के खिलाफ इनके इनके पिता ने गवाही दी थी, ओके उसकी गवाही पे भगत सिंह को फांसी हुई थी। ये आदमी का जीवन, अब मैं इस आदमी का जीवन बताता हूँ कितना मजे में कटा है दिल्ली में। जो लुटियंस दिल्ली बना है, उसका कॉन्ट्रैक्टर थे सर शोभा सिंह। सर सर का टाइटल मिला था। आधी दिल्ली का मालिक बोलते थे वही। जो आज की डेट में दिल्ली के हाफ बंगलोज है ना, जो बड़े बड़े, जैसे मंत्री रहते हैं, इधर रहते हैं उधर रहते हैं, जो चाणक्यपुरी ये वो, हिज फैमिली ओन्स इट, ठीक है। लंदन वंदन में पड़े, सारी चीजें हैं। खुद भाई इंडियन फॉरेन सर्विस में 1947 तक काम कर रहे थे। 1947 तक खुशवंत सिंह कर रहा था, क्योंकि बाप थे सर शोभा सिंह। इंडिपेंडेंस के बाद ऑल इंडिया रेडियो में इनको अपॉइंट किया गया। आप सोचिए, उस फैमिली को जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, ब्रिटिशर्स के लिए कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम कर रहे थे, ब्रिटिश से पूरा पैसा कमा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और ये बंदा आराम से 90s की एज तक भारत का मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर और प्रोलिफिक राइटर। और न सिर्फ इतना, मैं अगला पेज लगी मैं बताता हूँ। He used to handle the media of India. He served as the editor of several literary and news magazines as well as 2 newspapers through the 1970s and 1980s. Also, Khushwant Singh supported emergency big time. वो तो जब 84 में राजीव गांधी ने सिखों को मरवाया है, तब इसने जो है अपना एक पद्म भूषण वापस किया था, लेकिन 2007 में इसको फिर पद्म विभूषण दिया गया, और ये उसने रख लिया। मेंबर ऑफ राज्यसभा 2 बार था ये। किस फैमिली से आता है? सर शोभा सिंह। इनके चाचा भी हैं उज्जवल सिंह, उनके बारे में बताता हूँ मैं, आगे है उनका। खैर, इस टाइप के आदमी भारत में मोदी एरा से पहले पाले जा रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन तो खैर उनकी बात हटा दीजिए कि ये 1950 तक इन्हीं को बनाया गया। खुशवंत सिंह ये हो गया। आगे बढ़े मैं प्लीज। मैं प्रोमिनेंट नाम अभी ले रहा हूँ, ठीक है। नेहरू जी को ये लगा कि भैया हम चला नहीं पाएंगे देश, तो जो चला रहा था लॉर्ड माउंटबेटन, उसी को थोड़े दिन उससे गाइडेंस ले लें। और सी राजगोपालाचारी भी कम नहीं थे, बहुत बड़े वाले थे, गांधी जी के एकदम खासम खास राइट हैंड। आगे बढ़ाई मैम, आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, ओहो, फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया नारायण राघवन पिल्लई, इनके पीछे ये फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी थे। ये भी आईसीएस ऑफिसर थे, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, लेकिन भारत को चलाने के लिए नेहरू जी ने इन पे दंड नहीं दिया, इनको एज इट इज छाप लिया, अपने यहाँ रख लिया। नेहरू ने पूरे पूरे ब्रिटिशर्स के लॉयल सर्वेंट्स को अपनी कैबिनेट में, मिनिस्टर्स नहीं, जितने प्रोमिनेंट पोस्ट है, आईएएस ब्यूरोक्रेसी, आज भी आप देखती हैं ब्यूरोक्रेसी क्यों इतनी पावरफुल है, क्योंकि वही सिस्टम, वही लोग, वही चले आ रहे हैं। मंत्री आते जाते रहते हैं, नेता आते जाते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं हिलती है। नेक्स्ट पेज में हम इनकी कहानी बताता हूँ। थोड़ा सा दिखेगा कम। ये भाई साहब आज का जो यूपी है, उसके चीफ कमिश्नर हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के लिए।
पूरे यूपी को लूट के ब्रिटिशर्स को पहुंचाने का काम इनका था 1927 से 29 तक। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस, मतलब फॉर कोलकाता जो बहुत बड़ी राजधानी थी, जो ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा सेंटर था, वहां के ये डिप्टी डायरेक्टर रहे या कमर्शियल जॉइंट सेक्रेटरी 1934। मतलब कराची में काम कर रहे हैं। ही वाज प्रमोटेड टू जॉइंट सेक्रेटरी इन द कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन अप्रैल 1938, एडिशनल सेक्रेटरी, फुल सेक्रेटरी। ठीक है। फिर नेहरू के अंडर फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, बहुत सबसे बड़ी रैंक आईएएस ऑफिसर की। और अंत आप देखिए कहाँ होता है, 60s में रिटायर होते हैं ये। रिटायर होने के बाद इनकी दो कंपनियां होती हैं जो नई दिल्ली से चला रहे थे, और ये जाते हैं 1968 में यूनाइटेड किंगडम। ये वहां जाके बस जाते हैं, मरते कब है 1992 में। पूरा का पूरा आधा जीवन भारत सरकार की सेवा करने के बाद, जैसे आजकल के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और आपके पाकिस्तानी जितने बाजवा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां से कमाते हैं और रिटायरमेंट के तुरंत बाद दुबई और लंदन चले जाते हैं, सारा पैसा वहीं पार्क कर रहे होते हैं। जब तक वो अपने बाजवा को देखिए, फ्रांस में दुबई में रह रहा है, मुशर्रफ वहीं रह रहा है, नवाज शरीफ वहीं रह रहा है, बस इमरान खान नहीं गया, बाकी सब चले गए थे। बिलावल भुट्टो, आसिफ ज़रदारी, सबकी प्रॉपर्टीज हैं, डुअल सिटीजनशिप है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली वही मॉडस ऑपरेंडी इन लोगों ने अपनाई। भारत सरकार की सेवा क्या कर रहे थे, भगवान मालिक है, ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे। और मैं एक बात बताऊंगा, आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग बुक, जिस दिन किसी दिन मैं आपसे उस पर बात करना चाहूंगा, दिस रिफॉर्म नेशन, जिसमें गौतम चिकरमनी जी की किताब है। इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि नेहरू ने कैसी कैसी पॉलिसी लाके और उनकी इस ब्यूरोक्रेसी ने कैसी कैसी पॉलिसी लाके भारत की एंटरप्रेन्योरशिप को 1947 से लेकर 1991 तक, जब तक लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, पूरी तरह खत्म किया। भारत की ग्रोथ को खत्म करने का मतलब, लगे रहे ये लोग कि भारत अब रत्ती भर भी एंटरप्रेन्योरशिप, मैन्युफैक्चरिंग कुछ न कर पाए। ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाने वाले, ये पॉलिसी लाने वाले, बनाने वाले कौन थे, ये लोग। इनको पॉलिसीज दे कौन रहा था, ब्रिटिशर्स दे रहे थे। मिनिस्टर्स बस आ रहे थे, जा रहे थे, एक्चुअली देश ये लोग चला रहे थे। नेक्स्ट, उज्जवल सिंह, ये खुशवंत सिंह के चाचा हैं, एल्डर ब्रदर। ये भी विटनेस थे भगत सिंह के खिलाफ। ये भाई साहब पूरी तरह इंडियन पॉलिटिशियन थे, ये कांग्रेस में पूरी तरह इन्वॉल्व थे। आप सोचिए कि जिस फैमिली को कॉन्ट्रैक्टरशिप मिल रही है ब्रिटिशर से, जिसको सब पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता बनता है नेहरू के अंडर में। He served as governor of Punjab from September 1965 to 1966। पंजाब एंड सिंध बैंक का डायरेक्टर एंड चेयरमैन भी रहता है ये तमिलनाडु का गवर्नर भी बनता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं मैम, भगत सिंह के खिलाफ विटनेस बनने वाले इन लोगों के मरने पर पंजाब विधानसभा 2 मिनट का साइलेंस भी रखती है, कांग्रेसी सरकारों के अंतर्गत। सच ए डबल हर एक स्टैंडर्ड इन आदमी जो भारतीय रिवॉल्यूशनरी के खिलाफ था, नेहरू ने उसके पूरे परिवार को पाला है। नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, सब ने उसके पूरे परिवार को पाला है। ये एक मकड़ जाल था जो आज तक मोदी जी के आने से पहले भारत को चला रहा था। और जो कहा जाता है ना कि सरकार उनकी, ये सिस्टम हमारा है, ये सिस्टम हमारा वाले यही सब लोगों के बच्चे जो आईएएस ऑफिसर्स, आर्मी, मीडिया, जुडिशरी में हैं, सारे के सारे। और अभी बहुत नाम और निकाले जाएंगे। दीज आर द फ्यू वंस मैं बता रहा हूँ कि जिनका हम चर्चा कर सकते हैं, जिनको प्रोमिनेंट इंसिडेंट या प्रोमिनेंट नेम्स अभी हम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। इनका तो नेम और शेम करना चाहिए था कि ये जब हमारे अपने इन नहीं हुए, तो ये जो हमारा नहीं हुआ इन पे वो केसेस होने चाहिए थे मैम, इनके ऊपर इन केसेस पे होने केस, चाहिए थे। and because they were helping the British like anything, and in every capacity, they did. On not only helping the British, they were killing Indians. They were making sure कि independence ना मिले भारत को। They were making sure कि they were the beneficiaries of British Raj and the British benefits out of them। मैं ब्रिटिश अगर इनको 100 रुपया दे रहा होगा तो खुद तो 10,000 लेके जा रहा होगा ना। हाँ, लूट में ये भी They were मदद making कर ही sure। देते हैं, राइट? These आगे भी एक और है। जी।
MO मथाई, ये मथाई नाम तो बहुत सुना हुआ है, नेहरू हाँ, ये प्राइवेट मथाई नाम सेक्रेटरी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। और ये आप सोचिए मैम, नेहरू स्वयं कम्युनिस्ट, खुलेआम कम्युनिस्ट, इसमें कोई वो नहीं है। वीपी मेनन को फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर सब बनाया। ये बंदा जो है एमओ मथाई 1950s तक यूएस की सेना में काम कर रहा था, ठीक है, हम्म। 1950s तक यूएसए की सेना में काम कर रहा था। ये सीधे नेहरू जी के पास पहुंचता है और नेहरू जी इसको अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लेते हैं। होता और क्या है फिर उसके कुछ बाद? स्पेशल, स्पेशल क्या था इसमें? अब बता रहा हूँ ना। 1915, अच्छा, स्पेशल इज कि ही वाज बोर्न टू अ ट्रेडिशनल मार्थोमा सीरियन क्रिश्चियन फैमिली इन सेंट्रल त्रावणकोर। सीरियन क्रिश्चियंस हैं, हजारों साल पहले आए हुए हैं, तो उनकी एक अलग कम्युनिटी है, वो बहुत अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। क्रिश्चियन, फर्स्ट थिंग। यूएस में सैनिक, यूएस आर्मी में, ठीक है, 1950s तक। प्राइवेट सेक्रेटरी। आरोप क्या लगता है 9 साल बाद 1959 में, क्योंकि कम्युनिस्टों को अमेरिका से चिढ़ थी, तो नेहरू के लोग जो कम्युनिस्ट थे या नेहरू के अगेंस्ट जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भैया इसका तो सीआईए से लिंक है। इस पे आरोप लगे कि ये एक एक फाइल कैबिनेट की ये आदमी सीआईए अमेरिका को पहुंचा रहा था, और उस कंट्रोवर्सी के मारे इनको रिजाइन करना पड़ा। इन्होंने 2 किताबें भी लिख रखी हैं, माई डेज विद नेहरू और एक और करके। Mathai was forced to quit as Nehru's secretariat following the charges of corruption. The cabinet secretary Vishnu Saha investigated the case and was convinced that Mathai had compromised every file since the days of interim government of India. 1946 से 1959 तक every file was compromised. जैसे मित्रोखीन आर्काइव लेके केजीबी की फाइलें भागा था ना, अमेरिका लेके गया था, वैसे ही ये भाई साहब अमेरिका को, सीआईए को सारी की सारी भारत की सारी फाइल प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसे आदमी को आप प्राइवेट सेक्रेटरी बना रहे हैं। नेहरू जी महान, द हिमालयन ब्लंडर्स। ऐसे लोगों को नेहरू गांधी फैमिली ने 2014 तक पाला है, इनके और इनके पूरे परिवारों को। भारत के बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस, जुडिशरी, मीडिया, सब में तो इनका क्या दखल है। अरुण, अभी इनकी, तो क्या अभी इनके खिलाफ कुछ हुआ है, या इनके कनेक्शंस को तोड़ दिया गया है, या कुछ इनका नहीं, सरकार? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अरुण पुरी जो इंडिया टुडे के मालिक हैं, आप उनके पिताजी के बारे में पता करेंगी तो यही पता चलेगा कि पिताजी थॉमसन प्रेस करके उन्होंने 19, अरुण पुरी का इंडिया टुडे का ओपनिंग का डेट बड़ा इंटरेस्टिंग है मैम। इमरजेंसी के बीच में इंडिया टुडे मैगजीन की शुरुआत हुई थी। अरुण पुरी राजीव गांधी के बैचमेट थे, इंदिरा गांधी ने करवाया था। पिताजी बड़े करीब थे इंदिरा गांधी के भी। पिताजी कौन थे? पिताजी का नाम देयर इज सम नेम, और थॉमसन प्रेस करके वो ओन करते थे, पर उससे पहले की कहानी नहीं मिलती। आप सोचिए, अरुण पुरी जैसे बड़े आदमी के पिता की कहानी इन पूरे इंटरनेट पे नहीं है। क्यों नहीं है? हटा दी गई है, डेलिबरेटली हटा दी गई है। आप सोच लीजिए कि कोई ये ना कहने पाए कि ब्रिटिशर से क्लोज थे। थॉमसन प्रेस में ब्रिटिश का एक एक कागज पर अधिकार था। भारत में क्या छपेगा, किस कागज पे छपेगा, जो हमारे, आप सोचिए, पहली किताब वीर सावरकर जी की थी, जो छपने से पहले बैन हो गई थी। भगत सिंह, भारत का प्रथम स्वतंत्र समर, वीर सावरकर जी ने लिखी थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, एचआरएसए, इन सब का काम ये होता था। इसमें एंट्री तब मिलती थी जब लोग पूछते थे कि क्या तुमने किताब पढ़ रखी है, और ये लोग बड़ी मुश्किल से कागज कहीं से चुरा के लाके उसको छापते थे और उस किताब की प्रतियां बना के रिलीज करते थे। ब्रिटिशर्स के आज जैसे, आज ये डेटा जो हम लोग यूट्यूब पे चल रहे हैं, ये पूरा का पूरा अमेरिका कंट्रोल्ड है, क्योंकि सारा सर्वर यूट्यूब का, गूगल का, अमेजोन का, इन सब का है। ठीक है, तो ये ठीक है, हमारा बात कर रहे हैं, दैट्स अनदर मैटर, पर ये पूरा का पूरा उनका कंट्रोल्ड है। ऐसे ही उस समय के मीडिया की जो आधार था, दैट वाज कागज, वो पूरी तरह ब्रिटिशर्स कंट्रोल में था। उस कागज को सप्लाई करने वाले, उस कागज को प्रोवाइड करने वाले अरुण पुरी के पिताजी थे ब्रिटिशर्स को। अब ये कहानी जो है कहीं सुनने को मिलती है, कंफर्म नहीं कर सकते फिलहाल, पर थॉमसन प्रेस जो इन्होंने चलाया था वो यही कार्य करता था। भारत में भी नेहरू के टाइम में कागज, मैगजीन, ये वो सारी चीजें ये लोग कंट्रोल करते थे। राइट। जी। ऐसे थैंक ही यू सो लोग मच। को, जी, हमारे यहाँ ब्रिटिश ब्राउनीज की कमी नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे आज जिन्होंने भी नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ किया था, और आज भी हैं, आज भी हैं। एक तो वो शहज़ादा है बैठा हुआ जो
जिसको लॉन्च कर करके कांग्रेस पार्टी थक चुकी है कि भाई कुछ तो हो जाए और ये लॉन्च हो जाए। बाय द वे, उनके डीएनए तक के ऊपर बांग्लादेश के रिपोर्टर ने बवाल मचा रखा है कि डीएनए नहीं है इनका, डीएनए टेस्ट कराओ। सोचो, बांग्लादेश का रिपोर्टर बैठ के ये डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब मैम रीजन बीइंग राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो एक जूते से पता चला था कि अच्छा इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो फट गए थे पूरी तरीके से। तो उस लाश को रिकॉग्नाइज करने के लिए डीएनए मांगा गया था। लड़के का डीएनए नहीं दिया गया था, लड़की का दिया गया था, प्रियंका गांधी का। सोनिया गांधी ने लड़के का ज्यादातर मना कर दिया। ज्यादातर लड़कों का दिया जाता है ये, मतलब एक ऐसा नॉर्मली ये होता है कि बड़ा है हाँ ना, बेटे का। लड़का बड़ा है। नहीं सॉरी, हम्म, लड़की बड़ी है, कौन है बड़ा पता नहीं। नहीं बेटी बड़ी है, प्रियंका गांधी बड़ी है, बट ज्यादातर बोलते हैं कि अच्छा ले जाओ इसका, बाल ले जाओ, आपको नखून ले पता है मैं जाओ। मांगा गया था, इनका मना किया गया, राहुल गांधी का मना किया गया। तब कहा गया लेकिन अच्छा भैया नेचुरली किसका दो। बेटे का मांगते हैं, जनरली नेचुरली बेटे का मांगते हैं, एंड वाई क्रोमोसोम से वाई क्रोमोसोम को मैप करना ज्यादा आसान होता है भाई। वाई क्रोमोसोम से वाई क्रोमोसोम को मैप करना बहुत आसान हो जाता मेन टू मेन विल बी इजी ना, है, डीएनए इजी मैचिंग। होता है डीएनए मैच, बट इसीलिए इट वाज डिनाइड। डिनाइड। तो इसीलिए तो बांग्लादेश के बैठे हुए हैं ना शोएब चौधरी जी, वो भी लगे हुए हैं कि इनकी पूरे खानदान की मैंने पोल पट्टी खोल कर रखनी है। ब्रिटिश ब्राउनीज की कमी नहीं है, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सहयोग करना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय हिंद, जय महादेव। श्री राम, प्रणाम। थैंक यू सो मच संदीप जी।